स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो कुछ कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। बाइंडिंग एनर्जी, मास पैराबोला, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अगेंस्ट बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव बीटा एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बट कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने बोला कि एक मॉडल सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नॉर्मली नहीं कर सकता, और अगर करता है तो मतलब वो सुपर मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ऐसा देखा गया कि कुछ न्यूक्लियस हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या दोनों कुछ इस तरीके के नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक, ऐसा देखा गया। और ये देखा गया कि जिन में ये इस तरीके का हो रहा है, 2, 8, 20, 28, 50 ऐसे करके है, वो न्यूक्लियस मतलब अल्टीमेटली स्टेबल है, ऐसा देखा गया। और इनको नाम दिया गया मैजिक नंबर्स। ठीक, पहली बात, मैजिक नंबर मतलब ऐसे कोई मैजिक नंबर नहीं है, बट ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, और इनकी वजह से जो जिनमें भी ये था वो स्टेबल थे। तो जब स्टेबल थे तो हमारे पास एक सॉलिड रीजन है कि चलो ठीक है, हमें लग रहा है कुछ जादू टाइप का हो रहा है कि जिनमें ये होगा वो स्टेबल होंगे। ठीक, तो ये बात जो हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आपने देखा कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है कि बाहर से देखने में वो कैसा दिख रहा है और जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में ये एक भी जगह ऐसा नहीं बोला गया कि जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो कैसे फिक्स हो रखे हैं उसमें। ठीक, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि हम लोगों को पता है कि जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बेसिकली फर्मियॉन्स होते हैं। फर्मियॉन्स होते हैं मतलब न्यूक्लियॉन्स में न्यूक्लियॉन्स की जो स्पिन होती है वो 1/2 होती है। 1/2 होती है मतलब वो फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज, वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का मान सेम नहीं हो सकता। अगर किसी वजह से है 3 का सेम हो गया तो चौथे का मतलब है कि उसकी स्पिन 1 की अप हो जाएगी, 1 की डाउन हो जाएगी। ठीक, ये एक हिंट था। दूसरी बात, ये नंबर का जो अरेंजमेंट था वो फिक्स था। तो पहली बात तो ये है कि हम शेल मॉडल की बात कर रहे हैं। शेल मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो मॉडल बना उसका नाम शेल मॉडल दिया गया। तो पहला पॉइंट ये है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर हमारा नया मॉडल है तो उसके होने की एक सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसको ये नंबर एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से बात शुरू हो रही है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल मैजिक नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, दूसरी बात, ये नंबर कुछ बड़ा अमेजिंग टाइप के लग रहे हैं जो पहले हमने कभी देखे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का, क्या कि अंदर के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके होता था। वैसा ही कुछ दिख रहा है। तो बड़ा ऑब्वियस है, जो साइंटिस्ट लोग रहे होंगे उनके लिए ये सोचना कि जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियॉन्स का वो वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एटम में होता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही सोचते, लेकिन ये पहले से हम लोगों को पता था कि 2, 8, 18 वाले जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जिनकी बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों को पता था। मतलब तो उससे हिंट लिया गया कि ये अरेंजमेंट ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। ठीक, तो ये इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी भी जो पहले भी थी अभी भी थी, हमें ये तो पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में। ये सब हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे। कैसे मतलब, जैसे आपको पता है कि कूलम्स लॉ होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपको एग्जैक्टली पता है कि फॉर्मूला ये होता है। मतलब Q1 की वैल्यू रखो, Q2 की वैल्यू रखो, मीडियम के पैरामीटर रखो, डिस्टेंस रखो, आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला। तुक्का की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नेचर नहीं पता है फोर्स का, मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एग्जैक्ट नहीं पता है। रफली आइडिया है, और वो आइडिया क्यों है? क्योंकि हमने कुछ लॉजिक को अपने एक्सटेंड किया है कि न्यूक्लियर में प्रोटॉन पे रिपल्शन लग रहा है तो उसको रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ अट्रैक्शन नहीं है। ऐसे ऐसे करके हमने कुछ सोचा है। बाइंडिंग एनर्जी एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो अपने आप को सैचुरेट कर ले रहे हैं। उनके बेसिस पे हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टी सोची है। ठीक है, लेकिन कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे? जब एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है तो हम गैस करते हैं। ठीक, तो गैस करने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है कुछ भी गैस कर लोगे। आप कुछ ऐसा गैस करोगे जिसको, जो आपके वाले पैरामीटर से, आपके वाला जो फोर्स है उससे मैच करे। जैसे आपको मान लो कोई मान लो आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में,
तो आप ऐसा फार्मूला गेस नहीं कर सकते जिसमें फोर्स रिपल्सिव हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोगों को जो इनपुट है उन्हीं को लेके मॉडल को बिल्डअप करना है। ठीक, यहां तक की बात है। इसको मिटा रहा हूं, अब मैं बात करूंगा कि किस तरीके के हमारे पास मॉडल हो सकते हैं। मतलब मॉडल का मतलब ये है, ये फोर्स के मॉडल का मतलब ये है कि कौन कौन सा फोर्स प्रोबेबली हो सकता है जो न्यूक्लियस के अंदर लग रहा हो। ठीक, हमको एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन नहीं पता। ठीक है, चलिए। तो जैसे हमने बोला कि हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म तो है नहीं न्यूक्लियर फोर्स की, तो हम लोग कुछ गैस कर सकते हैं। गैस कर सकते हैं मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं कैसे करके क्या होगा। और एक चीज हमने बता दी कि जो पोटेंशियल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सप्लेन कर पाए। मेन बात ये। तो एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्फेरिकल वेल पोटेंशियल। ठीक, तो स्फेरिकल क्या होता है, नॉर्मल वेल क्या होता है? नॉर्मल वेल होता है, आप देखते हो कि 0 से लेके L तक उसका साइज होता है, और 0 से L के बाद उस L पे उसका पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो होता है उसे 3 डायमेंशन मान लो, तो मतलब 3 दीवारें हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। लेकिन वो नॉर्मल होता है ना, हम स्फीयर को मान रहे हैं, मतलब आर डायरेक्शन, आर डिस्टेंस में, चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें चाहे कहीं पे भी देखें, वो इक्वल दिखना चाहिए। तो आर से छोटा है, जब स्फीयर की रेडियस से छोटे हो कहीं पे भी देख रहे हो तो पोटेंशियल 0 है, और जैसे ही सरफेस के बाहर गए पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे आर के बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे के पॉजिटिव भी हो सकता है, के निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनके लिए के जो है पॉजिटिव होता है। ठीक, तो हमारे पास ये हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हो सकता है। याद रहे, क्योंकि न्यूक्लियस जो है 3 डायमेंशनल होता है, तो हम उसमें 3 डायमेंशनल ही पोटेंशियल हमको लेना है। तीसरी बात यह कि सैक्सन-वुड मॉडल पोटेंशियल, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का है, और इसका फॉर्मुलेशन हमारे पास है। तो हमारे पास क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम इन 3 में से कोई भी पोटेंशियल चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि पोटेंशियल क्या होगा। अब पोटेंशियल के लेकिन करेंगे क्या? उससे पोटेंशियल से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है? वो है एक क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम कैसे पता? क्योंकि वो क्वांटम पार्टिकल से डील हो रहा है। क्वांटम पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस। हमें पता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये सारे क्वांटम पार्टिकल है। फर्मियंस बोला जैसे हमने, फर्मियंस हैं तो मतलब उनकी क्वांटम स्टेट है। ठीक, तो क्या करेंगे? तो सबसे सिंपल बात है, हम श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे। तो वो जो पोटेंशियल हमने हीट एंड ट्रायल से यूज किया था, उससे अगर आप एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो एक एनर्जी आएगी, लेकिन बहुत बड़ी एनर्जी आएगी। उसको लिखा नहीं, मतलब की बात समझो कि अगर हम उस पोटेंशियल को इधर रखेंगे तो हमारे पास एक साई की वैल्यू आएगी, मतलब वेव फंक्शन आएगा। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम में किया था, हम लोगों ने एक पोटेंशियल माना था, स्फेरिकल पोटेंशियल माना था। स्फेरिकल पोटेंशियल मान के हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर, स्फेरिकल पोटेंशियल मान के हमने हाइड्रोजन एटम सॉल्व किया था, तो उससे हमें NLM की वैल्यू मिली थी। ठीक, वैसा ही कुछ होगा। अब अगर मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करना है, तो मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 साइंटिस्ट थे, HJD जेनसन एंड मैरिया जियोपार्ट। इन लोगों ने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की टेक्निक को यूज किया, जो हम लोग ऑलरेडी एटॉमिक फिजिक्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पिन ऑर्बिट, तो आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको मेन बात याद रखना है कि क्या किया। पहले क्या किया? एक पोटेंशियल गैस किया, हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब 3 पोटेंशियल जो हमारे मतलब के थे, जो हमारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे, वैसे हमने गैस किया, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि अगर हमें ये एक्सप्लेन करना है मैजिक नंबर, तो हमने इन्होंने जो है स्पिन ऑर्बिट का सहारा लिया। वो कैसे हेल्प कर रहा है वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है वो ये इस तरीके का फॉर्मुलेशन होता है। इसमें हमें जरूरत पड़ती है L.S की। L.S कहाँ से आया? देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो अरेंजमेंट है उसमें एक ऑर्बिटल, जो न्यूक्लियन है उसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, वो दोनों कंबाइन होके एक टोटल एंगुलर मोमेंटम J बनाएंगे। और जो J की जो वैल्यू होगी, J वो वैसे ही जैसे एटॉमिक फिजिक्स में हमको मिल रहा था L+S से, अभी भी L+S से ही मिलेगा। और हमने एटॉमिक फिजिक्स में सीखा है कि L.S की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। कैसे निकाला? J इज इक्वल टू L+S। J.J करोगे तो L+S.L+S आएगा, सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो, 2 ओरिएंटेशन हमारे पास पॉसिबल है। एक तो स्पिन अप हो सकती है
S +1/2 हो सकता है और दूसरी स्पिन डाउन हो सकती है, S -1/2 हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों को किस तरीके से मैजिक नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात थी। हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब हमारे पास दो ओरिएंटेशन है। तो पहला ओरिएंटेशन है J = L + 1/2, स्पिन अप मान लो। तो आपको पता है L डॉट S का फॉर्मूला था J + 1 - S + 1 - L + 1/2। उससे अगर आप L डॉट S निकालोगे तो L/2 आएगा। अगर J -L - 1/2 के लिए निकालोगे तो आएगा -L + 1/2। अब देखो, तो हमारे पास ये जो एनर्जी है वो हो जाएगी माइनस, क्योंकि देखो ये माइनस और ये तो था, बस इसकी वैल्यू रखनी थी। इसकी वैल्यू रखी तो L/2 आया। किसके लिए? L + 1/2 के लिए। और प्लस आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था, माइनस और ये माइनस बन के प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा φr L + 1/2 और ये हो जाएगा J = L - 1/2 के लिए, ठीक है। तो एक एनर्जी आपको सीधे सीधे देखो, ये एक एनर्जी ये है और एक एनर्जी ये है, ठीक। तो हम लोग इन एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक। ये एनर्जी नेगेटिव में है तो लोअर होगी, ये एनर्जी पॉजिटिव में है तो अपर होगी। तो हायर माइनस लोअर हमने किया तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया, ठीक। अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू के बारे में बात करेंगे, ये जो एनर्जी आई है हमारे पास, जो ऑब्जर्व एनर्जी के बारे में बात करेंगे, अगर ऑब्जर्व एम्पेरिकल फार्मूले की बात करेंगे तो वो हमारे पास आता है = 10 2L + 1 A⁻²3 MeV। ये कहां से आया? जो ऑब्जर्व एनर्जी है, अगर आप इंटरेक्शन के हिसाब से निकालोगे, कैलकुलेशन करके, ऑब्जर्वेशन करके, तो आपको पता चलेगा, ये -2/3 है, तो आपको पता चलेगा कि जो इंपेरिकल मतलब जो हमारे पास जो कर्व आ रहा है, उस कर्व में अगर आप कोई एक फार्मूला फिट करने की कोशिश करोगे तो वो फार्मूला ये होगा। आप देखो ये इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है φr वाला, वो 10 × इसके बराबर है, ठीक है। यहां तक की बात हो गई कि एनर्जी में जो स्प्लिटिंग होगी वो किस तरीके की होगी। तो अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम बात कर सके कि जो मैजिक नंबर थे उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको कैसे भरेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारे पास एटॉम में होता था। तो हमारे पास sp/df लेवल होते थे। S के लिए L की वैल्यू 0 होती थी, P के लिए 1, B के लिए 2, F के लिए 3, ऐसे होती चली जाती थी। तो अगर मैं एनर्जी लेवल ड्रॉ करूं, अच्छा एक बात आप समझ लो कि जो मैंने एनर्जी पहले लिखी थी वो कितनी आई थी हमारे हिसाब से? वो आई थी 2L + 1 और यहाँ पे φr आया था। एक बात समझ लो कि ये जो लिखा था इसमें h² भी था, है ना, क्योंकि जब J की वैल्यू रखते हैं हम लोग तो J की वैल्यू होती है √J, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होता है J + 1 h क्रॉस। तो जब J का स्क्वायर करोगे तो बेसिकली वहां पे h क्रॉस स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी होंगी वो h की यूनिट में होंगी और पहले होगा 1s कैसे आया होगा? देखो S के लिए L 0 होता है और S के लिए L 0 होता है और स्पिन एक अप हो सकती है, डाउन हो सकती है। तो हमारे पास जो स्टेट हुई वो हुई J प्लस जो हमारे पास L + S हुआ वो कितना हुआ? 0 + 1/2, तो 1/2 हुआ, ठीक। अच्छा, टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू स्टेट्स अवेलेबल होंगी? 2J + 1, क्योंकि अब J ही है जो हमारे को फाइनली स्टेट बता रहा है। तो 1/2 आया J, तो 2 × 1/2 कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे 2 स्टेट हो गई, तो 2 न्यूक्लियन यहाँ भर गए। दूसरा बात आया 1p। p में क्या होगा? p में L = 1 है, ठीक, और S = +1/2 भी हो सकता है, -1/2 हो सकता है। तो जब +1/2 लोगे तो J 3/2 आएगा और -1/2 लोगे तो 1/2 आएगा। 3/2 के लिए टोटल कितनी स्टेट होंगी? 2J + 1 यानी 2 × 3/2 + 1 यानी 4 स्टेट। तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे। फिर 1/2 के लिए 2 स्टेट। अच्छा, 1D और 2S जो होती है वो पास पास होती है, तो वो ओवरलैप होके लगभग एक जैसी स्टेट बना लेती है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया D 5/2, D 3/2 और आप निकाल सकते हो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ कितने न्यूक्लियन हुए? 6। 1/2 में 2 न्यूक्लियन हुए और 3/2 में 4 न्यूक्लियन हुए। तो टोटल कितने हुए? पहले में 2 आए, फिर 6 आए, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 8 न्यूक्लियन भर गए। तो हमारा पहला जो मैजिक नंबर था
वो क्या था, हमारा पहला मैजिक नंबर था 2, तो वो तो यहाँ एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद 8 कहाँ एक्सप्लेन हुआ, 8 यहाँ एक्सप्लेन हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 12 यहाँ भर गए, 12 और 8 यहाँ तक 8 भर गए थे, और 12 यहाँ भर गए, तो 12 और 8 20। तो इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट लेवल भरते चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो मैजिक नंबर आ रहे थे वो किस तरीके से आ रहे थे। ठीक, तो अब शेल मॉडल की बात करें तो शेल मॉडल जो था बहुत ही सक्सेसफुल था। मैं इसको एक बार लिख देता हूं कि उसके शेल मॉडल का जो सक्सेस था वो किस किस चीजों में था। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के कैलकुलेट करेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम और जो पेरिटी होती है ग्राउंड स्टेट की वो कैसे कैलकुलेट। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखते हो कि पेरिटी को कैलकुलेट करना है, तो चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। और पहले देख लेते हैं कि जो शेल मॉडल था उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब हम लोग जरा ये देखते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम निकालने की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं, और उनकी पेरिटी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड पेरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा देखें। तो 2 केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं। एक केस है जिसमें n इवन है और z भी इवन है, मतलब जो प्रोटॉन हैं उनका नंबर और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका दोनों का नंबर इवन है। इस केस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा और पेरिटी इवन होगी। ठीक है, आप इस बात को क्विकली समझ सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम 0 क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअली नेट एंगुलर मोमेंटम कैंसिल हो जाएगा। दूसरा केस, अगर n इवन हो और z ऑड हो, या n ऑड हो और z इवन हो, इन दोनों केस में j की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी वो, और पेरिटी जो होगी -1 टू द पावर l, लेकिन किसकी, जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन बचा। देखो आप समझ सकते हो कि अगर एक इवन और ऑड होंगे तो जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे उसमें कोई ना कोई एक बच जाएगा। ठीक, तो जो बच जाएगा उसी की बात हो रही है, द लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन। अब हम वो केस देखेंगे जब हमारे पास ऑड और न्यूक्लियॉन्स होंगे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। तो चलिए देखते हैं तीसरे केस में। मान लो कि हमारे पास n ऑड हो और n z भी ऑड हो। ठीक, इसे n ना लिख के मैं स्मॉल n लिखता हूं, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो ऑड हो, तब हमारा क्या आंसर आएगा। तो हम इस केस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ब्रेनन बर्नस्टीन रूल, और हम एक नया क्वांटिटी डिफाइन करते हैं और वो नई क्वांटिटी को बोलते हैं Jp माइनस Np प्लस Jn माइनस Ln। क्या है यहाँ पे, J क्या है, एंगुलर मोमेंटम है प्रोटॉन का, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है प्रोटॉन का, सिमिलरली न्यूट्रॉन का। अब कई केस हो सकते हैं कि अगर n इक्वल टू 0 आए, अगर n इक्वल टू 0 आए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा Jp माइनस Jn और पेरिटी होगी निगेटिव। अभी हम एग्जांपल करके दिखाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अगर n प्लस माइनस 1 आए तो n इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू z हो, उस केस में j की वैल्यू Jp प्लस Jn का मॉड होगी और पेरिटी होगी प्लस माइनस 1। अगर n प्लस माइनस 1 है और कैपिटल N प्लस माइनस 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं है, तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा Jp प्लस Jn माइनस 1 और पेरिटी होगी पॉजिटिव। ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि हमने क्या सीखा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है 8O16। ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं। तो 8O16 में प्रोटॉन्स हैं 8 और a माइनस जेड करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स भी आएंगे 8। तो ये पहला वाला केस है जिसमें z भी इवन है और n भी इवन है, तो ये सब पेयर अप होंगे। जब पेयर अप होंगे तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। देखो जब पेयर अप होंगे तो 0 ही होगा और पेरिटी पॉजिटिव होगी, ये हमको पता है। ठीक है, एकदम डायरेक्ट था। दूसरा है 13Al27, इसमें z 13 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 14 है। प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन 14 है। एक पॉइंट समझने की बात यह है कि n 14 है तो यानी कि ये पेयर्ड होंगे, और ये पेयर्ड होंगे तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जब पेयर हो जाएंगे तो टोटल कैंसिल कर लेंगे। ठीक, अच्छा आप बचे 13 वाले इनको भर सकते हैं। तो पहला स्टेट कौन सा था, 1s1/2 2, दूसरा था p3/2 4, p1/2 2 और d5/2 5। तो यानी कि लास्ट न्यूक्लियन यहां आया होगा। लास्ट न्यूक्लियन के लिए j कितना है 5/2, तो j की वैल्यू होगी 5/2। d के लिए l कितना होता है 2,
आप याद करो जब इवन ऑड वाला केस था तो हमने बोला था कि लास्ट न्यूक्लियन जो है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम होगा और उसकी पेरिटी जो होगी वो -1 की पावर l, जो भी उसका l होगा। इसके लिए l कितना है 2, इसके लिए l 2 है तो पेरिटी होगी -1 की पावर 2 + 1 हो गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं j टोटल एंगुलर मोमेंटम और उसके ऊपर उसकी पेरिटी लिखते हैं, ठीक। तो 5/2 एंगुलर मोमेंटम हो गया और उसकी पेरिटी हो गई, ठीक है। अब हम एक और दूसरा वाला भी करके देखते हैं। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें हमारे पास दोनों ऑड हो। तो देखिए 17Cl38 को अगर हम देखें तो इसमें Z = 17 है, ऑड है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 21 है जो ऑड है, ठीक है। तो इसको भर लिया जैसे भर रहे थे 1s 1/2 2 p 3/2 4, ये याद रखना पड़ेगा आपको, और यहां तक आया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना है 21 17 में कितना जोड़ोगे 21 आ जाएगा, 4 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो 17 हो ही गया था ना, यानी कि यहां तक का जो सब कुछ है वो सेम रहेगा। यहां पे आगे भरेगा तो कितना भरेगा, यहाँ पे 4 भरेगा और यहाँ 1 और भरेगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भरा और यहाँ 1 भरा, तो 4 भर गए, 17 और 4 21 हो गए, ठीक है। ये मैंने लाइन इसलिए की थी, दोबारा लिखना नहीं चाह रहा था, ठीक। तो अब इस केस में हमने n डिफाइन कर रहे थे, n क्या था Jp - Lp + Jn - Ln। तो Jp कितना है लास्ट वाले का, प्रोटॉन का J कितना है 3/2, तो 3/2, और D के लिए L कितना होता है 2, तो 2 3/2 - 2। अच्छा N के लिए ये 7/2 है, माइनस F के लिए L जो होता है 3 होता है इतना, तो ये आई 0। तो जो सबसे पहला केस था जिसमें n की वैल्यू 0 आ रही थी, तो हमें पता है कि अगर n की वैल्यू 0 आएगी तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस तरीके से मिलेगा Jp - Jn = 4/2 यानी 2, और पेरिटी इस केस में नेगेटिव थी। तो अगर आपको फाइनली लिखना होगा स्पिन पेरिटी तो कैसे लिखोगे, J की पावर पेरिटी लिखते हो तो J हो गया 2 और पेरिटी होगी -1। इसी तरीके से अब एक केस ही हो सकता है कि वो +-1 आ रही हो और आपके पास दो जो केस थे, अब वो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट चीज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसी शेल मॉडल पे। तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेशन करना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, और इसके लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है वो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन से आ रहा है। ऑब्वियस है, कैसे, क्योंकि भाई जो लास्ट अनपेयर्ड है वही तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, बाकी सारे तो पेयर्ड अप है, तो वो 0 हो जाएगा। अब दो केस हो सकते हैं कि हमारे पास जो J की वैल्यू है, एक तो प्लस वाले L + 1/2 हो सकती है, दूसरी L - 1/2 हो सकती है। तो देखते हैं क्या हो रहा है कि अगर मान लो लास्ट न्यूक्लियन जो है L + 1/2 में हो, कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा जैसे मान लो P 3/2 है और P 1/2 है, तो आपको पता है कि P 1/2 जो है वो L - 1/2 होगा, और P जो 3/2 आ रहा था जो भी हम लोग भर रहे थे, अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन P 1/2 में है, इसका मतलब उसके लिए J L - 1/2 रहा होगा। और अगर P की वैल्यू 3/2 है, मतलब ज्यादा वाली वैल्यू प्लस को करस्पॉन्ड करेगी और कम वाली वैल्यू माइनस को करस्पॉन्ड करेगी। तो मान लो कि यहां से आ रहा है लास्ट न्यूक्लियन इसमें है, तो फॉर्मूला हमारे पास μz का है Gl × L + Gs 1/2 μn। μn क्या है, जैसे बोर मैग्नेट्रॉन होता है ऐसे ही न्यूट्रॉन का जो मैग्नेट्रॉन है वो हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूक्लियन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये है। अब हमारे पास लास्ट न्यूक्लियन जो है वो प्रोटॉन भी हो सकता है और लास्ट न्यूक्लियन जो है वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक। तो हम पहले से ही इसको कैलकुलेट करके रख सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा क्या है और फॉर्मूला उसके हिसाब से यूज करना पड़ेगा। तो अगर लास्ट न्यूक्लियन मान लो प्रोटॉन है तो Gl की वैल्यू 1 होगी, Gs की वैल्यू इतनी होगी और μz की वैल्यू इतनी होगी। तो आपको निकालना क्या होगा, आपको निकालना होगा J वैल्यू। तो मतलब आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर लास्ट न्यूक्लियन प्रोटॉन में है तो आप देख सकते हो कि ये जो μj है बस J की वैल्यू यहाँ पे रखनी है μz निकालने के लिए। और अगर लास्ट न्यूक्लियन जो है आपका न्यूट्रॉन है तो Gl = 0, Gs = इतना और μj = इतना। ये ध्यान देने की बात ये है कि ये J से इंडिपेंडेंट है, ठीक ठीक। अब हम लोग दूसरी वाली स्टेट कैलकुलेट करेंगे जब J L - 1/2 होगा, ठीक है। चलो, तो अगर हमारे पास लास्ट न्यूक्लियन जो है वो J = L - 1/2 से आ रहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है μz का इतना है, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल लेंगे, चिंता करने की बात नहीं, बात को समझ लो कि अच्छा कैसे फॉर्मूला क्या है ये होगा। अच्छा, एक गलती हो गई थी मुझसे, मैंने ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया था, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो न्यूक्लियन होगा, ठीक है। तो करेक्ट कर लेना। तो अब फिर वही केस, अगर लास्ट न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन है तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी,
ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ स्मॉल जे रखा हुआ है और यहाँ कैपिटल जे रखा हुआ है। कैपिटल जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, यानी कि √j+1 करके, ठीक है। और यहाँ पे भी ठीक, यहाँ स्मॉल जे है, उसकी सिर्फ क्वांटम नंबर है। और न्यूट्रॉन अगर है, लास्ट न्यूक्लियन जो है न्यूट्रॉन है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक, यहां तक जो हुआ हमारा डिस्कशन एकदम खत्म हो गया शेल मॉडल का। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि जो हमारे पास शेल मॉडल था वो क्या क्या हमारा एक्सप्लेन करता था। तो शेल मॉडल जो था हमारा, वो मैजिक नंबर को सबसे पहले एक्सप्लेन कर पा रहा था, बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन कर पा रहा था बेस्ड ऑन द क्लोज शेल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास क्लोज शेल होंगी तो वो ज्यादा स्टेबल होंगी, उसके बेसिस पे बाइंडिंग एनर्जी और आपकी टोटल मैजिक नंबर को और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पा रहा था। दूसरी चीज थी कि हम लोग ग्राउंड स्टेट स्पिन और उसकी पेरिटी भी कैलकुलेट कर पा रहे थे। तीसरी चीज थी कि जो हमारे पास ये ऑड पेयर और इवन पेयर है उसका जो स्टेबिलिटी है वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे थे। एक पॉइंट और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सारे मॉडल सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो कुछ मॉडल हैं जो कुछ कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शेल मॉडल है उसकी भी कुछ कुछ लिमिटेशन है। वो क्या है, जैसे कुछ कुछ केस में ये जे की वैल्यू को करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप सोडियम की वैल्यू बात करो, 11Na23 की बात करो, तो उसका जो प्रेडिक्टेड वैल्यू जो जे की आ रही थी वो 5/2 आ रही थी, जबकि करेक्ट वैल्यू 1/2 है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन से मिल रही है 1/2 है। तो ये एक प्रॉब्लम था। कुछ केस में जैसे हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, जैसे 1H2 मतलब अपना ड्यूटेरियम, 3Li6, 5B10 और 7N14, जो ये जो कुछ एक्सेप्शन थे जो इस मॉडल में फिट नहीं हो रहे थे, मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। अच्छा, इसमें कुछ जो इवन न्यूक्लियाई थे, मतलब जिसमें Z की वैल्यू भी इवन है और N की वैल्यू भी इवन है, उनके लिए क्या हो रहा था कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी वो जो सिंगल पार्टिकल एक्साइटेशन से नीचे थी, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक, तो जैसे अब ये मॉडल, अब क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ कंबाइन करनी है तो आप बहुत सारे मॉडल को मिक्स कर सकते हो। ठीक, तो वी कैन हैव कंबाइंड मॉडल आल्सो। ठीक, तो यहां तक तो बात हुई शेल मॉडल और हमारे पास शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जरा कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो पिछले सालों में गेट में या नेट में आए हुए, ठीक है, तो इससे और हमारा डाउट क्लियर हो गया। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि हमें न्यूक्लियर दिया है 6C13 और हमसे पूछा है दो चीजें, एक तो स्पिन पेरिटी पूछा है, दूसरा पूछा आइसो स्पिन कितना होगा। तो यहाँ देख रहे हो Z=6 है और N=7 है, 7 और 6 13। अब क्योंकि ये इवन है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एंगुलर मोमेंटम में। इसको देखते हैं, इसको भरा तो 1s 1/2 2, 1p 3/2 4 और 1p 1/2 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट न्यूक्लियन यहाँ आया, इसका J कितना है 1/2, L कितना है इसके लिए 1, तो पेरिटी कितनी होगी -1 की पावर L यानी कि -1। तो स्पिन पेरिटी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट की 1/2 की पावर -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एकदम सिंपल। अब बात करते हैं आइसो स्पिन। आइसो स्पिन का फॉर्मूला है 1/2 Z-1 Z-N। ठीक, तो Z-N आप रखोगे तो आपका -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये गेट 2015 में आया हुआ है। तो मैंने देखा जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस सिमिलर टाइप के हैं, सब में स्पिन पेरिटी कैलकुलेट करना है और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन करने के बाद मेरे को बताइए, जहाँ पे डाउट होगा वो लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी जो डाउट क्लास है वो 25 तारीख से शुरू होगी और 25 तारीख के बाद से सिर्फ हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, थ्योरी नहीं करने वाले हैं। अगर थोड़ी बहुत थ्योरी बची हुई होगी तो उसे हम लोग कर लेंगे। तो आप अपने डाउट लिख के रख लीजिए, उस दिन सारे डाउट क्लियर कर लेंगे और अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके रखिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग कल मिलेंगे। हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, कल पढ़ेंगे।